बिजली देने वाला अनोखा गाउन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका को पढ़ाई लिखाई करके फैशन डिजाइनर बनने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वो शाम के टाइम अपनी पढ़ाई किया करती थी, उसी समय अचानक उसके गांव की लाइट हमेशा चली जाती थी, जिसकी वजह से राधिका को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। और आज भी वैसे ही हुआ। माँ देखो ना, आज फिर से लाइट चली गई। अरे बेटा, तो तुम मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर लेना। माँ, घर में एक भी मोमबत्ती नहीं है और ना ही पिताजी ने घर में कुछ पैसे रखे हैं जिससे मैं मोमबत्ती खरीद कर ले आऊँ। अब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कैसे करूँगी माँ? उसी समय वहाँ पर राधिका के पिता किशोर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे तो क्या जरूरत है तुझे पढ़ाई करने की? वैसे भी मेरे सर पर क्या कम बोझ है जो तेरी इस पढ़ाई लिखाई का भी बोझ उठाऊं? पिताजी, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैं तो बस पढ़ लिख कर आप लोगों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी इस अच्छी जिंदगी की। तू बस शादी करके अपने ससुराल चली जा, तब जाकर हमारे दिल को चैन पड़ेगा। और तुझे कुछ करना ही है ना, तो घर में बैठकर कुछ सिलाई बुनाई का काम कर ले, जो तेरे ससुराल में भी काम आएगा। अपने पिता की इन बातों को सुनकर राधिका कुछ नहीं बोलती, क्योंकि राधिका सिलाई बुनाई करने में भी बहुत ही माहिर थी। वह गांव की कुछ औरतों के कपड़े भी सिला करती थी और उसके बदले उसे कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे, जिससे वे अपने घर के थोड़े बहुत खर्चा खुद उठा लिया करती थी। ऐसे भी राधिका चांद की रोशनी में बैठे कपड़े सिल रही होती है और उसके घर में सभी लोग खाना खाकर सो गए होते हैं, लेकिन राधिका रात भर बैठकर कपड़े सिलती है, क्योंकि राधिका को नए नए कपड़े सिलने का बहुत शौक था। लेकिन उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए वह उसकी शादी विनोद नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। विनोद एक बैंक में नौकरी करता था, लेकिन उसकी सोच भी पुराने जमाने की ही थी। इसलिए जब शादी की पहली रात राधिका विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे फैशन डिजाइनर बनने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा ये सपना पूरा होने नहीं दिया। लेकिन आप तो पढ़े लिखे इंसान हो ना, आपको तो पता होगा कि इस दुनिया में हर किसी को अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है। तो क्या आप मुझे आगे की पढ़ाई करने की इजाजत देंगे? क्या तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है? अरे अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपना घर और परिवार संभालो। क्या इन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ रही हो? और वैसे भी हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। अपने पति की ये बात सुनकर राधिका पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि अब वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन शादी के अगले दिन जब वो अपनी नंद वंदना के कमरे में जाती है, तो वो देखती है कि उसकी नंद वंदना कुछ डिजाइनर वाली बुक पढ़ रही होती है। उसी समय राधिका उससे कहती है, अरे वंदना, ये तुम क्या पढ़ रही हो? ये मेरे फैशन डिजाइनर का बुक है भाभी। मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हूँ ना, तो उसी की पढ़ाई कर रही हूँ। क्या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स? तुम्हें पता है, मैं भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पर मुझे सिलाई करनी बहुत अच्छे से आती है। तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। क्या सच में भाभी? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, मुझे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। मुझे उसके लिए एक गाउन तैयार करना है, तो क्या आप मेरी उसमें मदद कर दोगी? अरे हाँ, क्यों नहीं, हम कल रात को ही काम शुरू कर देंगे। वंदना की ये बातें सुनकर राधिका को जैसे एक उम्मीद मिल जाती है अपना सपना जीने के लिए। लेकिन जैसे ही रात होती है, वैसे ही वहाँ पर भी बिजली चली जाती है। हे भगवान, यहाँ पर भी बिजली चली गई। यहाँ भी वही प्रॉब्लम। उसी समय राधिका की सास उर्मिला कहती है, हाँ बहू, यहाँ पर भी रोज शाम को ही बिजली चली जाती है और ऐसे में टॉर्च लेकर ही खाना बनाना पड़ता है। ये लो टॉर्च और जाकर खाना बना लो। उसी समय राधिका टॉर्च लेकर रसोई में चली जाती है और हाथ में टॉर्च लेकर खाना बनाने लगती है।
टॉर्च लेकर खाना बनाने में उसे बहुत दिक्कत होती है। जहाँ 1 घंटे में खाना बनकर तैयार हो जाता, वहाँ उसे 3 घंटे लग जाते हैं। ऐसे ही जब रात हो जाती है तो राधिका अपनी नंद वंदना के साथ गाउन बनाने के लिए बैठ जाती है और एक पुरानी साड़ी से वो एक बहुत ही सुंदर गाउन सिलकर तैयार कर देती है। जब अगले दिन वंदना उस गाउन को लेकर अपने कॉलेज जाती है तो उसके प्रोफेसर उसके गाउन को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसी दिन जब शाम को वंदना घर वापस आती है तो वो आते ही सबसे पहले अपनी भाभी के गले लग जाती है और कहती है, सच में भाभी, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। आपको पता है मेरे प्रोफेसर को आपका सिला हुआ ये गाउन कितना पसंद आया। आज आपकी वजह से उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश भाभी आप भी मेरे साथ कॉलेज में होती तो कितना मजा आता। उसी समय वंदना की बात उसकी माँ सुन लेती है और वह कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है इसको कॉलेज जाने की, फिर चाहे इसमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। अरे अब इसकी शादी हो चुकी है, ये हमारे घर की बहू है, तो इसको सिर्फ अपना घर परिवार संभालने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए बहू तुम जाओ और रसोई में जाकर खाना बनाओ, वरना शाम हो जाएगी तो फिर से बिजली चली जाएगी। उर्मिला की ये बातें सुनकर राधिका दुखी होकर रसोई में चली जाती है। वैसे भी शाम हो जाती है और बिजली चली जाती है। राधिका हाथ में टॉर्च लेकर खाना बना रही थी। उसी समय वहाँ पर उसकी नंद वंदना आती है और कहती है, भाभी माँ और भैया की बातों का बुरा मत मानना, वो लोग थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। और आपको पता है मैं उन लोगों से कब से कह रही हूँ कि घर में सोलर लाइट लगवा लीजिए, लेकिन वे लोग मेरी इस बात को सुनते ही नहीं हैं। क्या सोलर लाइट? लेकिन ये क्या होता है वंदना? अरे भाभी आपको नहीं पता, ये एक बैटरी जैसी होती है। पूरे दिन सूरज की रोशनी से ये चार्ज होता है और अंधेरे में बिना किसी खर्चे के हम इसकी लाइट को यूज कर सकते हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वंदना क्या ऐसे छोटे छोटे सोलर लाइट मुझे मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये मिलते हैं ना। तो फिर ठीक है वंदना, कल तुम ऐसा करना, कल तुम मेरे लिए छोटे छोटे 50-60 सोलर लाइट लेकर आ जाना। कल मैं सबको दिखाऊंगी अपना असली टैलेंट। और इस तरह अगले दिन वंदना अपने भाई से फीस भरने के बहाने कुछ पैसे मांग लेती है और उन पैसों से वो बहुत सारे छोटे छोटे सोलर लाइट खरीद कर राधिका को दे देती है। और राधिका ने जो गाउन प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया था वो उसी गाउन में 50-60 सोलर लाइट फिट कर देती है। अरे वाह भाभी, ये तो दिखने में पहले से और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। वंदना बस तुम इसे अब छत पर ले जाकर रखाओ, जिससे ये सूरज की रोशनी से चार्ज हो सके। वंदना ने बिल्कुल वैसा ही किया और शाम होते ही राधिका ने वह गाउन पहन लिया। उसी समय उर्मिला उससे कहती है, ये क्या पहन लिया है तुमने बहू? अब क्या तमाशा करने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ राधिका, इस घर में तुम्हारा क्या ड्रामा चल रहा है? अरे आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, मैं अभी आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। उसी समय वहाँ पर अचानक से रोज की तरह बिजली चली जाती है और राधिका के गाउन की सारी लाइटें जल जाती है, जिससे पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। यह देखकर उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया, अब हमें अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ जी, और इस गाउन को पहनकर तो मैं अंधेरे में भी आराम से खाना बना सकती हूँ। और आपको पता है ये रोशनी तो हमें मुफ्त में मिल रही है, हमें इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। क्या मुफ्त में? इसका मतलब हमें बिजली का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अरे क्या बात है, सच में राधिका तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। बिजली देने वाला गाउन। और इस तरह बिजली देने वाला गाउन पहनकर राधिका बड़े ही आराम से घर का सारा काम कर लेती है। ऐसे ही अगले दिन जब गांव की औरतों को ये बात पता चलती है तो उसके घर के बाहर गांव की औरतों की लाइन लग जाती है। हर कोई राधिका से बिजली वाला लहंगा, साड़ी, गाउन सिलवाने के लिए आते हैं और राधिका का यह टैलेंट देखकर
उर्मिला और विनोद राधिका का एडमिशन कॉलेज में करवा देते हैं, जिसके बाद राधिका कॉलेज में ट्रेनिंग लेकर तरह तरह के बिजली देने वाले कपड़े बनाने लगती है और उसके ये बिजली देने वाले कपड़े हर जगह फेमस हो जाते हैं और राधिका कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाती है, जिसके बाद उसके पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन्हें भी अपनी बेटी के इस टैलेंट के बारे में पता चल जाता है। इस तरह राधिका को अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है और वह खुशी खुशी बिजली देने वाले गाउन की मदद से अपना जीवन बिताने लगती है। बोनी बहू की शादी। इस समाज के लोगों की नजरों में बोनी बहू होना एक महापाप है और ये बात मेनका को बहुत अच्छे से पता थी और ऊपर से मेनका अनाथ भी है, इसलिए उसका दुख और लड़कियों से बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे समाज ने बार बार बोनी होने का एहसास दिलाया है। जहाँ बचपन में सारे बच्चे उम्र के साथ लंबे हो रहे थे, वहीं मेनका छोटी की छोटी ही रह गई थी। तभी गांव के सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे मेनका तो बोनी है बोनी, हम तेरी जैसी बोनी लड़की के साथ नहीं खेलेंगे। अगर मैं बोनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो तुम लोगों की तरह इंसान ही हूँ ना। अरे हम नहीं जानते ये सब, हम बस तेरे साथ नहीं खेलेंगे, कहीं हम भी तेरी तरह बोनी हो गए तो। मेनका के बोने होने की वजह से आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था, इसलिए अपने माता पिता के देहांत के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। लेकिन वो लोग भी मेनका के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया करते थे, खासकर मेनका की चाची प्रेरणा। वो हमेशा मेनका से गुस्से में ही बातें किया करती थी। अरे तेरे माँ बाप तो तुझ जैसी बोनी लड़की को पैदा करके यहाँ से 9 2 11 हो गए और तुझे हमारे सर पर बोझ बनाकर छोड़ गए। मेनका को आज तक कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि माँ का प्यार होता क्या है। इसलिए वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके मन में ख्याल आने लगे। पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी किस्मत दी है जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है। क्या मुझे कभी अपनी जिंदगी में खुशियाँ नहीं मिलेगी? क्या मुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा? काश शादी के बाद मुझे अपनी सास से बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार मिले। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मेनका के भी बहुत से सपने थे। उसने भी एक सपना देखा था कि उसका भी दूल्हा घोड़ी चढ़कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सपना टूटकर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि उसके चाचा चाची तो एक अलग ही प्लान बना रहे होते हैं। सुनिए जी, अब हमारे भी बच्चे जवान हो गए हैं तो हमें उनके आगे के बारे में भी सोचना चाहिए, इसलिए हम मेनका की शादी में अपना सब कुछ नहीं उड़ाएंगे। अरे तो तुम ही बताओ हम क्या करें? इसे जिंदगी भर अपने घर पर बोझ बनाकर बैठे रहे? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आपको पता है हमारे गांव में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है और उस समारोह में शहर से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेनका की शादी का इस समारोह से क्या संबंध? अरे आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इतना कहकर प्रेरणा ने रमेश को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रमेश के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो बहुत ही मस्त प्लान बनाया है। अरे इससे उस बोनी मेनका की शादी भी हो जाएगी और हमें दहेज में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो समारोह शुरू हो जाता है, लेकिन मेनका के साथ गांव की कोई भी लड़की उस समारोह में नहीं जाती है, इसलिए वो अकेली ही उस समारोह में चली जाती है। और समारोह के आसपास लगी दुकानों में से मेनका एक चूड़ी की दुकान के सामने आकर रुक जाती है। ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर है, काश मैं इसे खरीद पाती। मेनका की ये बात सुनकर दुकानदार ने कहा, अरे कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी 2 चूड़ियाँ ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये ऐसे ही दे रहा हूँ। उस दुकानदार का नाम विवेक था। वो भी मेनका की तरह ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसका भी परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वो एक नीची जाति का था, इसलिए उससे भी आज तक किसी ने दोस्ती नहीं की। इसलिए दोस्ती के नाते विवेक ने मेनका के हाथों में 2 सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहना दी। सुनो, मेरा नाम विवेक है और आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मेनका है और मैं इसी गांव की हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये चूड़ियाँ मुफ्त में दे दी। अरे इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन आप मुझे पसंद हो इसलिए मैंने ये चूड़ियाँ दी आपको। तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? जिंदगी में पहली बार मेनका से कोई दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, तो ऐसे में मेनका मना कैसे कर सकती थी। इसलिए उसने भी अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया और इस तरह दोनों ने हाथ मिलाए और दोस्त बन गए। ऐसे ही कुछ समय गुजारने के बाद उन लोगों को आपस में प्यार हो गया। इसलिए एक दिन विवेक मेनका से कहता है, अब फिर कल इस समारोह में आना, मैं आपको ये पूरा समारोह बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और इस तरह मेनका खुश होकर अपने घर चली जाती है और पूरे दिन सिर्फ विवेक के ही बारे में सोचती रहती है। लेकिन वहीं रमेश समारोह में जाकर एक शहरी आदमी से बात कर रहा होता है। उस आदमी का नाम किशोर था। अरे किशोर जी, आप लोग तो शहर में रहते हो, तो आप लोग कहाँ हम जैसे गरीबों का खाना खाओगे? अरे क्यों नहीं, जब आप लोग इतने प्यार से खिलाओगे तो हम लोग जरूर खाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए मेरे साथ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे क्यों नहीं, जरूर चलिए। इतना कहकर रमेश किशोर को लेकर घर आ जाता है, जहां प्रेरणा किशोर के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है। लेकिन किशोर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन लोगों ने उस खाने में नींद की गोलियां मिलाई है। इसलिए जैसे ही किशोर वो खाना खाता है, उसी समय वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी प्रेरणा मेनका को बुलाती है। अरे मनहूस, कब से तुझे बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरी शादी होने वाली है। क्या मेरी शादी होने वाली है? लेकिन किससे? अरे नाम जानकर क्या अचार डालेगी, तू बस जल्दी से तैयार हो जा। और इस तरह प्रेरणा मेनका को तैयार करके ले आई और किशोर के साथ उसकी शादी करवा दी। क्योंकि उस समय किशोर नींद में होता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन किशोर की आंखें खुलती है, वैसे ही वो देखता है कि वो शादी के कपड़े में लेटा हुआ है और मेनका उसके पास बैठी रो रही होती है। अरे तुम कौन हो और ये मैं कहाँ आ गया? आपको नहीं पता, लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है। क्या शादी? लेकिन ये कब हुआ? मैंने तो तुमसे कोई शादी नहीं की। उसी समय वहाँ पर प्रेरणा और रमेश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे कल आपने सबके सामने मेनका से शादी की है, इसलिए अब आप ऐसे मुकर नहीं सकते हैं। और नहीं तो क्या, अब मेनका तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। रमेश और प्रेरणा ने मिलकर जबरदस्ती मेनका को किशोर के साथ भेज दिया और ये सब करके वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। लेकिन जब किशोर मेनका को लेकर अपने घर जाता है, तो उसकी माँ सावित्री ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे किशोर, ये तो किस लड़की को लेकर आ गया है घर पर? माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़की से करवा दी है। क्या? एक बोनी लड़की से शादी? लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती। लेकिन माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो खुद एक माँ है ना, तो आप हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए ना। अरे ओ लड़की, खबरदार, जो तूने मुझे माँ बोला तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? माँ जी, जब बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, तो सोचा था कि शादी के बाद शायद मुझे माँ का प्यार मिल जाए, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे अपना ये रोना धोना बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। सावित्री की बात सुनकर मेनका वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन अनजान शहर में वो इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन वहीं अगले दिन जब मेनका समारोह में नहीं आती है, तो विवेक उसका इंतजार करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है और उसके चाचा से कहता है, क्या मेनका यहीं पर रहती है? अरे रहती थी, लेकिन कल रात को ही उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ शहर चली गई। लेकिन तुम कौन हो? लेकिन कल उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। अरे भला तुम हो कौन और वो तुमसे कुछ क्यों कहेगी? चलो जाओ यहाँ से। रमेश की बात सुनकर विवेक वहाँ से चला गया, लेकिन उसको रमेश की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो मेनका को ढूंढने शहर चला गया। लेकिन उसे मेनका के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता था, इसलिए विवेक भी मेनका को ढूंढने के लिए शहर में इधर उधर भटकने लगा।
क्योंकि कुछ ही दिनों की मुलाकात में विवेक का मेनका के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन वही मेनका भी रोड के किनारे बैठी रो रही होती है और जब उसे बहुत तेज भूख लगती है तो वो इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगती है। उसी समय उसे अचानक से विवेक मिल जाता है और वो कहती है, अरे विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेनका, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या तुमने सच में शादी कर ली है? नहीं विवेक, नहीं, ये शादी तो सिर्फ एक मजाक है जो मेरे चाचा चाचू ने मेरे साथ किया है। और तुम्हें पता है मेरी सास ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मेनका, तुम्हें नहीं पता पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ विवेक, क्यों नहीं। और इस तरह विवेक और मेनका एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मेनका को उसका मनचाहा ससुराल मिल जाता है। जिसके बाद मेनका और विवेक खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं और उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है।